समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए भाजपा शासित राज्यों द्वारा एक के बाद एक कमेटी गठित किए जाने को लेकर उठ रहे सवालों को विराम मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि राज्य सरकारों को संविधान के तहत ऐसा करने का अधिकार है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड और गुजरात सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कमेटी गठित करने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 162 राज्य सरकार को ऐसा अधिकार देता है। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की पीठ ने अनूप बर्नवाल की याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि याचिका विचार करने योग्य नहीं है। राज्य द्वारा कमेटी गठित किए जाने को संविधान के खिलाफ नहीं कहा जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 162 में राज्य सरकार को ऐसी कमेटी गठित करने का अधिकार है। याचिकाकर्ता अनूप बर्नवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर दलील दी कि संविधान का अनुच्छेद 44 पूरे भारत देश में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने की बात करता है। ऐसे में राज्यों का समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कमेटी गठित करना ठीक नहीं है। सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता से कहा, इसमें गलत क्या है? शादी, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार, वसीयत आदि विषय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची की 5वीं प्रविष्टि में शामिल है। राज्य को इस बारे में अधिकार है और राज्य ने संविधान के अनुच्छेद 162 में प्राप्त शक्ति के तहत कमेटी गठित की है। कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए याचिका ठुकरा दी। उत्तराखंड और गुजरात सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा की है। इस पर विचार के लिए कमेटी गठित की है जो शादी, तलाक, उत्तराधिकार, लिंग आधारित समानता आदि के मुद्दे पर विचार कर रही है। ये कमेटी संबंधित पर्सनल लॉ पर भी विचार करेगी। सुप्रीम कोर्ट में 5 याचिकाएं और लंबित हैं, जिनमें सीधे तौर पर तो समान नागरिक संहिता लागू करने का मुद्दा नहीं उठाया गया है, लेकिन शादी, तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकार, गोद लेने आदि के नियम कानून सभी के लिए समान करने की मांग की गई है। इन याचिकाओं में की गई मांगों को अगर सम्मिलित रूप से देखा जाए तो ये समान नागरिक संहिता में आने वाले विषय हैं। जम्मू संभाग के राजौरी में हिंदू परिवारों पर हुए दोहरे आतंकी हमले के करीब एक सप्ताह बाद हिंदुओं के घरों पर पत्थर बरसाए गए। घटना राजौरी के डन्नीधार और पुंछ जिले के भींज गांव में हुई। अज्ञात लोगों ने दोनों गांवों में देर रात हिंदू परिवारों के घरों के दरवाजे जोर जोर से खटखटाए और बाहर से बंद भी कर दिए। पथराव से 2 घरों की खिड़कियों के शीशे टूट गए। इन घटनाओं से दोनों गांवों में दहशत का माहौल है। आशंका है कि शरारती तत्व व दहशतगर्द सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का षड्यंत्र रच रहे हैं। इस बीच राजौरी के मुरादपुर में संदिग्ध दिखने पर ग्रामीण ने गोलियां चलाई। इसके बाद सुरक्षा बलों ने डन्नीधार और भींज गांव के अलावा मुरादपुर में भी सुरक्षा बढ़ाकर तलाशी अभियान छेड़ दिया है। जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित भींज गांव में हिंदुओं के करीब 30 घर हैं और मुस्लिमों के लगभग 150 घर हैं। रविवार देर रात 12 बजे साहिल बाली व विनोद बाली के घरों के पहले दरवाजे और खिड़कियां खटखटाई गई। कुछ समझ पाते घरों पर पथराव शुरू हो गया, जिससे शीशे टूट गए। गांव के लोगों ने पत्थरबाजी की सूचना तुरंत पुलिस को दी। प्रशासन ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और पुलिस बल को तुरंत गांव के लिए रवाना कर दिया। सुरक्षा बलों ने क्षेत्र में तलाशी भी ली। रात भर गांव में जवान गश्त करते रहे। सोमवार सुबह पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी गांव पहुंचे। हिंदू परिवारों को भरोसा दिलाया कि वे डरे नहीं। भारत के घरेलू सत्र के मीडिया अधिकार धारक स्टार इंडिया ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से मौजूदा सौदे में 130 करोड़ रुपए की छूट की मांग की है, जबकि जर्सी प्रायोजन से बाहर हो रहा बायजूस चाहता है कि बोर्ड वर्तमान समझौते के तहत उसकी 140 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी को भुना ले। बीसीसीआई के शीर्ष अधिकारियों ने सोमवार को शीर्ष परिषद की आपात बैठक में दोनों विषयों पर 1 घंटे से अधिक समय तक चर्चा की। यह एक वर्चुअल मीटिंग थी। बायजूस ने नवंबर में बीसीसीआई को सूचित किया था कि वह भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी प्रायोजन से बाहर निकलना चाहता है। बोर्ड ने हालांकि इस एडुटेक कंपनी को कम से कम मार्च 2023 तक करार जारी रखने के लिए कहा था। बायजूस ने जून में लगभग $35 मिलियन के साथ जर्सी प्रायोजन समझौते को नवंबर 2023 तक बढ़ा दिया था। इसमें बीसीसीआई को 140 करोड़ रुपए बैंक गारंटी के माध्यम से भुगतान किए जाने हैं, जबकि शेष 160 करोड़ रुपए किश्तों के माध्यम से भुगतान किए जाएंगे। बीसीसीआई से जुड़े एक सूत्र ने कहा, इस बैठक में केवल बायजूस और स्टार इंडिया के मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन इसमें 1 भी घंटा से अधिक का समय लगा। यह एक गंभीर मुद्दा है। बायजूस फीफा विश्व कप के प्रायोजकों में से एक था। उसने मार्च तक कंपनी को मुनाफे में लाने के लिए अपने 50,000 कर्मचारियों में से 2,500 की छटनी करने की घोषणा की। यह भी पता चला कि बैठक में स्टार ने मौजूदा सौदे में लगभग 130 करोड़ रुपए की छूट मांगी है। उसने 2018-2023 की अवधि के लिए भारत के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट अधिकारों के लिए 6138.1 करोड़ का भुगतान किया था।
करार की अवधि के कुछ मैचों को कोविड-19 महामारी के कारण पुनर्निर्धारित करना पड़ा। सूत्र ने कहा, इस मुद्दे पर लंबी चर्चा हुई, लेकिन बोर्ड ने अभी तक अंतिम फैसला नहीं लिया है। यह मामला ऐसे समय में उठा है जब बीसीसीआई का मौजूदा करार मार्च में समाप्त हो रहा है। आने वाले दिनों में लोग अपने टीवी पर बिना सेट टॉप बॉक्स फ्री टू एयर टीवी चैनल और रेडियो चैनल्स का लुत्फ उठा सकेंगे। दरअसल सोमवार को भारतीय मानक ब्यूरो ने डिजिटल टेलीविजन रिसीवर, यूएसबी टाइप सी चार्जर और वीडियो सर्विलांस सिस्टम के लिए नए मानक जारी किए। उपभोक्ता मंत्रालय ने बताया कि पहला मानक सैटेलाइट ट्यूनर वाले डिजिटल टेलीविजन रिसीवर के लिए IAS 18112:2022 जारी किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि इस मानक के अनुसार बनाए गए टीवी केवल किसी उचित स्थान, किसी भवन की छत या दीवार के किनारे LNB युक्त डिश एंटीना से फ्री टू एयर टीवी और रेडियो चैनल प्राप्त करने में सक्षम होंगे। यानी इन टीवी में फ्री टू एयर टीवी और रेडियो चैनल का लुत्फ लेने के लिए सेट टॉप बॉक्स की आवश्यकता नहीं होगी। अभी टेलीविजन पर विभिन्न पेड और फ्री चैनल देखने के लिए सेट टॉप बॉक्स की आवश्यकता पड़ती है। दूरदर्शन की ओर से प्रसारित फ्री टू एयर चैनलों के लिए भी सेट टॉप बॉक्स खरीदना पड़ता है। मंत्रालय के अनुसार दूरदर्शन चरणबद्ध तरीके से एनालॉग प्रसारण को बंद कर रहा है, लेकिन डिजिटल उपग्रह प्रसारण का उपयोग करते हुए फ्री टू एयर चैनलों का प्रसारण जारी रखेगा। इसके उपयोग के बिना ही इन फ्री टू एयर चैनलों को प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए उपयुक्त इनबिल्ट सैटेलाइट ट्यूनर के साथ टेलीविजन रिसीवर की जरूरत पड़ती है। इससे सरकारी पहलों, योजनाओं और दूरदर्शन की शैक्षिक सामग्री तथा भारतीय संस्कृति से जुड़े कार्यक्रमों के प्रसारण में मदद मिलेगी और इनसे पूरे देश में बड़े पैमाने पर लोगों तक जानकारी पहुंच सकेगी।